इससे एक बार आप लोग पहले देख लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। दोनों पर मुश्किलों के बादल मंडरा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गृह मंत्रालय ने ईडी को केस चलाने की मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी शराब घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में पीएमएलए एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा चलाने के लिए दी गई है। दूसरी तरफ नई दिल्ली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। प्रवेश वर्मा पर चुनाव प्रचार के दौरान जूते बांटने का आरोप है। लोगों के बीच जूते बांटते हुए उनका वीडियो भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक प्रवेश वर्मा नामांकन से पहले वाल्मीकि मंदिर पहुंचे और वहां सफाई कर्मचारियों को जूते पहनाए। वीडियो में प्रवेश वर्मा जूते पहनाते हुए देखे जा सकते हैं। इस वीडियो पर दिल्ली की सियासत सुलग उठी है। प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि वो आशीर्वाद ले रहे हैं, तो केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली वालों के वोट जूता देकर खरीदने की कोशिश की जा रही है। कोई जूते खरीदे नहीं है, जूते मेरी गाड़ी में रखे हुए और वो पहले से ही रखे रहते। जब भी मेरे को रास्ते में कोई महिला, कोई गरीब आदमी, कोई भिखारी, कोई ऐसा दिखता है, उसको कपड़े देना, जूते देना, ये मैं हमेशा कई सालों से करता आया हूँ। उनको ये लगता है कि एक जोड़ी जूते देके लोगों में जूते बांट रहे हैं, वो जैकेट बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं। उनको ये लगता है कि दिल्ली की जनता को खरीदा जा सकता है। ये दिल्ली की जनता का अपमान है। प्रवेश वर्मा जूतों के चक्कर में कानून के फेर में फंसे तो अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के पुराने मामले में नई मुश्किलों में घिर गए हैं। इसी केस में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना पहले ही 11 जनवरी को ईडी को जांच के लिए हरी झंडी दे चुके हैं, लेकिन वोटिंग से 20 दिन पहले ईडी की एंट्री सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि बीजेपी ये नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रही है कि केजरीवाल और सिसोदिया पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप है और उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि चुनाव के समय ही बीजेपी को ईडी की याद आती है। ईडी जांच पर दोनों तरफ से शुरू हुए जुबानी घमासान से पहले आपको ये बताना जरूरी है कि जांच की मंजूरी का कानूनी मतलब क्या है। हमारे सहयोगी निपुण सहगल ने इसकी इनसाइड स्टोरी हमारे साथ साझा की है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, इसके बाद राजधानी के रण में ईडी पर शुरू हुए सियासी संग्राम की फाइल आपके लिए खोलेंगे। ईडी पहले से ही शराब घोटाले केस में पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच कर रही थी। ऐसे में सवाल उठता है कि उसे आगे की कार्रवाई के लिए एलजी और गृह मंत्रालय की इजाजत क्यों लेनी पड़ती है। इसके पीछे है अरविंद केजरीवाल की तरफ से हाईकोर्ट में दाखिल की गई एक याचिका। जिस समय अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाला मामले में आरोप लगे थे, उस समय वो दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी एक पब्लिक सर्वेंट के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इसी को आधार बनाते हुए केजरीवाल ने कोर्ट में दलील रखी कि सक्षम अथॉरिटी की इजाजत के बगैर किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ पीएमएलए के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। केजरीवाल ने कोर्ट को बताया कि उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करते समय ईडी ने सक्षम अथॉरिटी यानी एलजी से मंजूरी नहीं ली थी, इसलिए उनके खिलाफ पीएमएलए के मामले को रद्द किया जाए। केजरीवाल ने नवंबर 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि पीएमएलए के तहत किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ केस चलाने के लिए सरकार की अनुमति जरूरी है। नवंबर 2024 में इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को जमानत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 197(1) के आधार पर दिया था। नए आपराधिक कानून में यही प्रावधान बीएनएस की धारा 218 के तहत जाना जाता है। इस धारा के मुताबिक किसी भी पब्लिक सर्वेंट पर मुकदमा चलाने के लिए सक्षम अथॉरिटी की इजाजत जरूरी है। यहाँ 2 बातें ध्यान में रखनी है। पहले ये कि पब्लिक सर्वेंट यानी लोक सेवक को संरक्षण सिर्फ उन मामलों के लिए दिया गया है जो उसके आधिकारिक कामों से जुड़े हैं। दूसरा ये कि सक्षम अथॉरिटी उसे कहते हैं जिसके पास लोक सेवक को पद से हटाने का अधिकार होता है। इसलिए ईडी ने पीएमएलए की धाराओं के तहत केस चलाने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल से इजाजत मांगी थी, क्योंकि दिल्ली में सक्षम अथॉरिटी उपराज्यपाल है और चूंकि उपराज्यपाल गृह मंत्रालय के अधीन है, इसलिए केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने के लिए फाइनल मंजूरी अब गृह मंत्रालय से भी मिल गई है। केजरीवाल के मामले में मंजूरी मिलने के बाद शराब घोटाला केस में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी ईडी वाला केस कोर्ट में चल सकता है। केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की ईडी को सक्षम अथॉरिटी से अनुमति तो मिल गई है, लेकिन केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट में यह दावा करेंगे कि ये अनुमति उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के बाद मिली है। ऐसे में निचली अदालत में चल रहा मुकदमा निरस्त कर दिया जाना चाहिए।
हाईकोर्ट से भी अगर हरी झंडी मिल गई तो निचली अदालत में आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू होगी। दूसरी तरफ केजरीवाल के सामने सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता होगा। वो सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे सकते हैं। इस दौरान निचली अदालत में आरोप तय होने के बाद मुकदमा शुरू हो जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि वोटिंग से 20 दिन पहले केस चलाने की मंजूरी का क्या चुनाव से कोई कनेक्शन है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच इसी पर जुबानी जंग छिड़ गई है। ईडी की टाइमिंग पर सवाल उठाने के पीछे की वजह है चुनाव के समय ईडी एक्शन से जुड़े कुछ आंकड़े। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के ऐलान के ठीक बाद दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता अमोल कीर्तिकर को समन किया गया था। लोकसभा चुनाव के ऐलान से 2 महीने पहले झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन गिरफ्तार को जमीन घोटाला केस में गिरफ्तार किया गया था। इसी तरह 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत से पेमा के तहत पूछताछ हुई थी। 2023 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल के सलाहकार से पूछताछ की गई थी। 2023 में ही तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले बीआरएस नेता के कविता से दिल्ली में पूछताछ की गई थी। अब इसका असर क्या हुआ ये तो नहीं कह सकते, लेकिन चुनाव के आसपास अब जब नेताओं के खिलाफ ईडी का एक्शन होता है तो विपक्षी पार्टियों को संदेह, शक जरूर होता है।